बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने कहा था टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझने में बहुत आसान थी, लेकिन मैंने कहा कि शॉर्ट में आती है, लॉन्ग में ज़्यादा नहीं आती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझने में बहुत मुश्किल थी। थर्ड अब पता नहीं तुम लोगों को आसान लगे मुश्किल लगे। यूजुअली बच्चों को थर्ड भी इतनी मुश्किल नहीं लगती, आसान ही लगती है। सेकंड थोड़ी मुश्किल लगती है। मैंने कहा था सेकंड और थर्ड में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग में आती है। आइदर इट कुड बी सेकंड, आइदर इट कुड बी थर्ड। आती है, लाजमी आती है, या तो सेकंड आती है या तो थर्ड आती है। क्योंकि सेकंड ज्यादा मुश्किल है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा आती है। अभी जो तुमने पेपर दिखाया था मुझे, लास्ट ईयर का पेपर था वो, 9 का, और उस पेपर में भी सेकंड आई हुई थी। अच्छा, यूजुअली ना अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस लेवल पे आ गए हो कि बोर्ड की थोड़ी सी फितरत बता दूं कि जो बोर्ड एग्जामिनर है, दिखाओ मुझे, ये रहा। ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ इट। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लॉन्ग में आती है। अच्छा, ये है 2026 का पेपर जिसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग में आई है। हाँ, मतलब इस साल का 26। अभी आप लोग जब पेपर दोगे 27 का पेपर दोगे, तो 26 के पेपर में भी सेकंड इक्वेशन आई है। मजे की बात, 25 के पेपर में भी सेकंड इक्वेशन ही आई है। अच्छा, बोर्ड एग्जामिनर की थोड़ी सी कौन से बच्चे, हाँ सही है, बात कर ली ना तुमने अपने हिसाब से, बस ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा बोर्ड की फितरत, बोर्ड वाले की फितरत ये होती है कि कोई चीज़ जब वो फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है ना, जैसे 2 दफ़ा लगातार आ गई, छोड़ दो सारा उसको, 2 दफ़ा लगातार आ गई, तीसरी दफ़ा हो सकता है वो चीज़ ना आए, कोई दूसरी चीज़ पूछ ले, तो माइट भी पॉसिबल कि आप लोग जो है ना इस इक्वेशन को अपने पेपर में देख रहे हो। ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे जैसे ही आप लोग बोर्ड के पेपर के करीब आओगे ना, तो मेरा प्रिपरेशन पेपर एक बनता है। और पहले प्रिपरेशन पेपर मिलेगा दिसंबर जनवरी में तुम लोगों को, और फिर फरवरी में मिलेगा गेस्ट पेपर। प्रिपरेशन पेपर तुम लोगों का सिलेबस एक देग है, उसमें से एक पतीला होता है प्रिपरेशन पेपर, और मेरा जो गेस्ट पेपर होता है वो उसमें से एक प्याला होता है। अक्सर बच्चे अगर मेरे गेस्ट पेपर को ही कर लेते हैं तो उनका पेपर पूरा निकल जाता है। तो गेस्ट पेपर मेरा बनता ही इस तरीके से, जिस तरीके से भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि क्योंकि एग्जामिनर 2 दफ़ा सेकंड इक्वेशन पूछ चुका है लगातार, तीसरी दफ़ा वो चेंज करेगा। इस साल ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एग्जैक्टली लिखा हुआ लगाया है, लेकिन बात वही पूछी है। देखो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने नीचे लिखा है थ्योरी सेम एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बात तो समझा चुका हूं मैं कि फर्स्ट में भी वही थ्योरी चलेगी, सेकंड में भी वही चलेगी, और थर्ड में भी वही थ्योरी चलेगी, थ्योरी चेंज नहीं होगी। लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। अच्छा, ये भी इस तरह से आई थी, याद है? एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टू, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू, सॉरी। वहां से वो इक्वेशन निकल के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली मैंने। अच्छा, मैथ्स का एक रूल होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ एक साइड पे करेंगे ना, तो दूसरे साइड पे भी हमें वही चीज़ करनी है। इससे होता ये है कि चीज़ें ना बराबर हो जाती हैं, इफेक्ट बराबर हो जाता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ टू इज इक्वल टू टू, क्या टू और टू बराबर है? मैं इस तरफ वन प्लस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा थ्री इज इक्वल टू टू, ये बात तो गलत हो जाएगी। मैं लेकिन इस तरफ भी अगर वन प्लस कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा फोर, सॉरी थ्री इज इक्वल टू थ्री। अब बराबर है, तो वन अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया तो मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। मैथ का ये रूल है कि अगर अगर कोई चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पे अमेंड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी वो आपको करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं वन अपनी तरफ से लेकर आ गया तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी वन अपनी तरफ से रखना पड़ेगा, वरना मैथ की इक्वेशन बैलेंस आउट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इस तरफ भी स्क्वायर लगाओ, इस तरफ भी स्क्वायर लगाओ। मैंने लिखा बाय स्क्वायरिंग द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वी गेट, वी एफ के ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। यानी स्क्वायर अगर उस साइड पे लगाया तो स्क्वायर इस साइड पे भी लगाया। बात आ रही है समझ में? ये सर उस साइड पर तो आपने डायरेक्ट वी एफ के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इस साइड पर आपने जो है वो ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, क्योंकि इस साइड पे दो चीजें थी ना। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। दैट मीन्स कि स्क्वायर इसके ऊपर भी है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और इस तरफ एक ही चीज, तो डायरेक्ट उसी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने।
यहां तक बात समझ में आ रही है? मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली और दोनों साइड पर क्या लगा दिया, उसके स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हो, जरूरी नहीं है 9 में पढ़ा हो, 7 में 6 तक तो बच्चा ये पढ़ ही लेता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यूजुअली बच्चे 8 में भी इस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। मुझे ये बताओ, अगर मैं अच्छा ये जो वी आई प्लस ए टी है ना, इसको इधर लिख रहा हूँ, वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर। अगर मैं वी आई को ए अज्यूम करूं, प्लस प्लस ही है, और ए टी को बी अज्यूम करूं और स्क्वायर अपनी जगह पर है, तो क्या ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा? वी आई प्लस ए टी, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फॉर्मूला हमें कहता है ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब मुझे ये बताओ, मैंने बोला कि वी आई को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, क्या है? ए है। ए टी को क्या अज्यूम कर लिया, क्या है? बीच में आ गया प्लस, और ब्रैकेट स्क्वायर क्यों आ गया? क्योंकि सर पहले ही ब्रैकेट स्क्वायर था। तो सर आप ये कह रहे हैं कि हम वी आई को ए अज्यूम करें और ए टी को हम बी अज्यूम करें, और ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ए को मैंने क्या बोला था, क्या अज्यूम करो? ए को मैंने बोला था वी आई अज्यूम करो, तो ए की जगह पर मैंने लगा दिया वी आई, और क्योंकि ए स्क्वायर था तो वी आई के ऊपर क्या लगा दिया, मतलब इस वाले की बात हो रही है ना, वी आई को मैंने ए समझा और ए टी को मैंने बी समझा। अब क्योंकि ए स्क्वायर है तो वी आई ए की जगह आ गया और स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया। अच्छा, ओवर साइड ऐसे ही है, वहां पर तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा ना, फॉर्मूला तो यहाँ फिक्स हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ फिक्स हो रहा है। फॉर्मूला फिक्स होने के बाद वो ऐसे खुल रहा है जो नीचे लिखा जाएगा, लेकिन वहां तो कोई फॉर्मूला फिक्स ही नहीं हो रहा, तो वहां का वी एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ए स्क्वायर की जगह वी आई स्क्वायर। अच्छा, 2ab प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया। मैंने क्या कहा था, ए को क्या अज्यूम करना है? ए की जगह आ गया वी आई। मैंने क्या कहा था, बी को क्या अज्यूम करना है? बी की जगह आ गया ए टी, यानी 2 वी आई ए टी, 2 वी आई ए टी। प्लस की जगह प्लस आ गया। मैंने क्या कहा था, बी को क्या अज्यूम करना है? किसके ऊपर बेटा? इस तरीके से आया कि ये क्या था, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। बी मेरे पास क्या था, सिर्फ ए टी। बी क्या था, मैंने लिख दिया सिर्फ ए टी, लेकिन क्या सिर्फ बी लिखना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या बी स्क्वायर लिखना था? तो इस वजह से ए के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, टी के ऊपर भी, क्योंकि दोनों ही बी हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बस यहाँ तक बात समझ में आ गया, आगे चीज इतनी मुश्किल नहीं है। वी एफ स्क्वायर की जगह वी एफ स्क्वायर आ गया, वी आई स्क्वायर की जगह वी आई स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां के दरमियान मैंने 2a कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो a इसमें भी आ रहा था, a इसमें भी आ रहा था, तो a कॉमन आ गया। ठीक है, क्या चीज अभी आ रहा है ना कॉमन। पहले मैंने a लिया, एक लिया, t भी कॉमन ही है, मैं t भी ले सकता था, लेकिन पहले मैंने a कॉमन लिया। अब मुझे ये बताओ, इसको अगर देखा जाए, इसका क्या 2 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो अंदर 2 नहीं आएगा। वी आई तो बाहर नहीं था, तो वी आई अंदर आएगा, टी भी अंदर आएगा, ए अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर ए को तो पहले ही आपने कॉमन पे बाहर खींच लिया है। कौन से वाले ए पे? नहीं, 2a पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कॉमन, अच्छा कॉमन लेना मेरे हाथ में होता है, मैं चाहता मैं टी को कॉमन ले लेता, दोनों साइड पे टी भी कॉमन आ सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं 2a को कॉमन लेता हूँ। 2a को कॉमन लेके चेक करते हैं कि आगे ये इक्वेशन मजीद सॉल्व होती है या नहीं होती है। इसी तरीके से इधर आ गए हम। मुझे बताओ ये कितने ए थे, लेकिन ए के तो बाहर आया हुआ है, तो अंदर क्या आया, सिर्फ ए के। 2 टी थे, टी बाहर आया हुआ है, तो 2t ही लिखा मैंने। सर हाफ कहां से आ गया? क्योंकि 2 कॉमन लिए हुए थे ना, 2 क्या लिया हुआ था मैंने? 2 मैंने लिया हुआ था कॉमन। अब यहां पर तो 2 कॉमन लेने की वजह से अंदर तो 2 नहीं आया, लेकिन यहां से भी तो 2 निकलेगा, यानी ए टी भी तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। मैंने क्या समझाया था कि अगर ए टी 2 हिस्सों में डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, हाफ ए टी। वापस से समझो 2 वाली कहानी। 2 कॉमन लिया, ये था 2 वी आई ए टी, समझो ये एक वी आई ए टी है, 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 दो वी आई ए टी हो गए ना। इनमें से 2 तो मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ
एक वी आई ए टी, कम हो गई ना पावर, पहले दो मिकदार थी, टू को कॉमन लेने की वजह से मिकदार क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से टू यहाँ से भी तो कॉमन आया हुआ है, क्योंकि बाहर कॉमन आया हुआ है तो इसकी भी तो मिकदार कम होगी। जैसे ये दो गुना थी, मिकदार कम होकर सिर्फ एक गुना बच गई, देखो ना ऊपर कितनी थी, दो गुना थी वी आई प्लस ए टी, नीचे मिकदार कम होकर क्या बच गई, सिर्फ एक बच गई। क्यों, क्योंकि टू बाहर था कॉमन, टू बाहर होने की वजह से इसकी मिकदार आधी हो गई, जहां टू वी आई ए टी थे अंदर एक वी आई ए टी आ गया। इसी तरीके से टू बाहर होने की वजह से इसकी भी मिकदार कम होगी, जहां ए स्क्वायर टी स्क्वायर थे उसको अब आधा किया जाएगा और हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा। सर ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए भी बाहर था, तो एक ए बाहर खिंच गया, तो अंदर क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सी बात, कहां से, ये वाला टू ए कॉमन लिया, इन देखो एक एक इक्वेशन है हमारी, ये एक है, ये मैंने कहा मैं टू ए कॉमन ले लेता हूं। अब पहले सिर्फ इसको देखो, टू क्योंकि बाहर लिया हुआ था अंदर से टू गायब हो गया, ए क्योंकि बाहर लिया हुआ था अंदर से ए भी गायब हो गया, सिर्फ क्या बचा, एक ये वी आई बचा और टी बचा, लिख दिया। कितने ए थे हमारे पास, एक ए तो बाहर लिया हुआ था, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक ए बचा। कितने टी थे, तो दो ही टी आए, क्योंकि कोई भी टी बाहर तो लिया हुआ नहीं था। लेकिन क्योंकि टू मौजूद है बाहर, तो जैसे टू मौजूद होने की वजह से दो की मिकदार नीचे जाके एक की हो गई, टू तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसी तरीके से इसकी मिकदार भी आधी होगी, इसकी मिकदार भी क्या होगी, तो जहां पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर था, ए स्क्वायर तो चला ही गया ना, सिर्फ ए बचा क्योंकि एक ए बाहर था, तो इसकी मिकदार भी हाफ होगी टू बाहर होने की वजह से। तो हाफ का मतलब होता है 1/2। आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी, कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रही पूछ लो। टी कॉमन यूं नहीं लिया क्योंकि मुझे इसको अपनी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में लेके आना था, वो किस सिचुएशन में मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं टी कॉमन ले लेता ना तो ये इक्वेशन मजीद फैलती, सुकड़ती नहीं, मुझे इक्वेशन को छोटा करना था। अब मैं बताता हूँ छोटी कैसे होगी इक्वेशन। ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आ गया, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी तक सिर्फ मैंने एक जगह पर कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद क्या मेरे पास आ गया, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का नाम सुन के, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर है किसके, तो मैं वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इतनी बड़ी चीज लिखूं या मैं एस लिखूं, बात तो एक ही है क्योंकि इक्वल्स टू है, बराबर है। आ रही है बात समझ में, मैंने यहां पर ये लिखा कि वी नो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं वी आई टी को हटा दूंगा, उसकी जगह पर मैं एस लिख दूंगा। मैंने आगे यही किया। आप समझ में आया टी क्यों नहीं कॉमन लिया, अगर मैं टी कॉमन लेता ना तो ये इतनी छोटी इक्वेशन नहीं हो जाती है, इक्वेशन इतनी ही लंबी चलती रहती, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था, एस बराबर था किसके, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। तो यहां पर क्या मौजूद था, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ, टू बराबर है वन प्लस वन के। अब मैं वन प्लस वन लिखूं या टू लिखूं, बात एक ही है, तो मैं वन प्लस वन क्यों लिखूं, यानी कि मैं इतनी लंबी इक्वेशन क्यों लिखूं, मैं ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि इन सब चीज़ों के बराबर क्या है, ऐसे। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली थी सेकंड इक्वेशन में, तो इसलिए इतनी लंबी चीज़ हटा के मैंने क्या लगा दिया, सिर्फ एस। तो वी एफ स्क्वायर की जगह वी एफ स्क्वायर बचा, वी आई स्क्वायर की जगह पर वी आई स्क्वायर बचा। अच्छा टू ए तो मौजूद था ना, इस ब्रैकेट को हटाया ना मैंने, टू ए तो बाहर मौजूद था, टू ए की जगह टू ए आ गया, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, एस आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, मुझे बताइए वी आई जो है यहाँ पर किसका है, वी आई स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, किसका है, प्लस का है, क्योंकि कोई साइन होती तो प्लस की साइन होती है, उधर जाके किसका हो जाएगा, यानी सर ये ऐसे हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि वी एफ स्क्वायर है ना, इस तरफ वी आई प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। उस तरफ क्या रह जाएगा, सिर्फ टू एस, प्लस का टू एस रह जाएगा, राइट। या फिर इसको उल्टा कर दो, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आ रही है वाली बात समझ में, कि प्लस का वी आई इधर जाके किसका वी आई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सर वी एफ स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का वी आई इधर आके माइनस का वी आई हो जाएगा। अब यहाँ से तो प्लस का वी आई चला गया, यहाँ आ गया, तो उधर क्या बचा है, सिर्फ टू ए एस, तो बस टू ए एस बचा,
वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। ये कहलाती है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिजिक्स की तीसरी सबसे बड़ी पंचायत। इससे बड़ी पंचायत पूरी फिजिक्स में मौजूद नहीं है। तो पेपर्स के टाइम पे ये दोबारा से समझाऊंगा क्योंकि जहन से निकलने की चीज़ है। आज की क्लास क्लियर है सबको? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। इस वजह से